वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों टॉप 500 MCQ की हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे हम जो प्रश्न हैं टॉपिक वाइज देख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था इतिहास के स्रोत यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों से संबंधित प्रश्न देखे थे। दूसरा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कथन दिए गए हैं, आपको 3 विचार करना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। अब ये जो पैटर्न है ये एग्जाम में बहुत फॉलो किया जाता है, स्पेशली यूपी PCS में। PCS या फिर जो आपका लोक सेवा आयोग होता है वो ये वाला पैटर्न बहुत फॉलो करता है। इसलिए अगर आप BEO की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप RO का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप UP PCS प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UPSC का भी प्री देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल आपको वहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनकी हिस्ट्री पूछी जाती है एग्ज़ाम में, लाइक आपका UP SSS के तहत होने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, PT होता है आपका UP SSS का, लेखपाल का एग्ज़ाम होता है और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए रिलेवेंट रहेगा क्योंकि फैक्ट तो आपके सारे कवर होते जाएंगे। आपको पूरी जो हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम की जो होती है वो कंप्लीट मिलती जाएगी, वो कवर टॉपिक वाइज आपकी होती जाएगी, ठीक है ना। तो पूरा एक निचोड़ का है वो आपको मिलता जा रहा है, तो सभी देख सकते हैं। पर पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा पैटर्न रखा गया है प्रश्नों का, ताकि अगर आप हाई लेवल के एग्जाम भी देने वाले हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है। पहला प्रश्न यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया था। तो क्या गोवा को पुर्तगालियों ने 1525 में राजधानी बनाया था? राजधानी तो इन्होंने बनाया था लेकिन 1530 में बनाया था, तो 1525 तो यहाँ गलत हो गया, ये कथन गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 में 1498 में कोचीन पहुँचे, तो ये 1498 में भारत आए थे और पहले यूरोपीय यात्री थे जो भारत आए। वास्को डी गामा मतलब पहले पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से आए थे, यात्री थे, भारत में देखने आए थे, व्यापार करने आए थे और काफ़ी सारे मसाले भी भारत से लेके गए थे। तो ये 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। कोचीन नहीं हो जाएगा, कोचीन तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये 1498 तो सही दिया गया है लेकिन यहाँ पर कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा कथन है वास्को डी गामा के आने पर जामोरिन स्थानीय राजा थे, तो आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कालीकट के राजा थे वो थे जामोरिन और इनके द्वारा इनका भव्य स्वागत भी किया गया था, ठीक है। इन्होंने इनको मेहमान की तरह लिया, मतलब इनको लगा कि बहुत दूर से कोई मेहमान आया है। हमारे भारत में तो वैसे भी पहले से ही अतिथि देवो भव की परंपरा चलती आई है, तो भव्य स्वागत इनका किया, इनको मेहमान समझकर, अतिथि समझकर। अब उनको क्या पता था कि ये स्वागत सत्कार और हमारे यहाँ की और सारी चीज़ों को देखकर यहीं पर आकर व्यापार की जगह यहीं पर आकर विकास भी करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा कथन जो आपको दिया गया है ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जमोरिन नाम के राजा थे वहाँ पर और उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया था, तो तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं कौन सा कथन सही है, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3 और सिर्फ 1, तो आपका केवल 3 सही है यानी कि ऑप्शन B सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में यही है, 1498 में कालीकट पहुंचे थे, भव्य स्वागत जमोरिन ने किया था, 1530 में राजधानी की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डच कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था? बिमलीपट्टनम में, करईकाल में, कासिम बाजार में या फिर पुलिकट में? तो जो भी यूरोपीय कंपनियां आई उन्होंने अपने भारत में कारखाने बनाए, ठीक है। किसी ने कहीं पर बनाया, किसी ने कहीं पर बनाया और कोई जगह ऐसी थी जैसे कि मछलीपट्टनम है, सूरत है, यहाँ पर लगभग सभी के कारखाने रहे। पुर्तगालियों ने भी अपनी फैक्ट्री खोली, अंग्रेजों ने भी खोली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री भी वहाँ देखने को मिलेगी आपको और वहाँ पर फ्रांसीसियों की भी आपको फैक्ट्री को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर डच की बात की गई है, डचों का पहला कारखाना खोला गया था पुलिकट में, पुलिकट में इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी, ऑप्शन D सही उत्तर होगा। और सारे कारखाने देख लेते हैं, जैसे कि मछलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में,
मछलीपट्टनम आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से बताना है। अगर आपसे वैसे पूछे मछलीपट्टनम ऑप्शन में मिले तो मछलीपट्टनम ही टिक करके आइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1605 में इनकी फैक्ट्री खुल गई थी। और ये हमने डिटेल वाला जो वीडियो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा भी था कि मछलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में खोली, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपैरिजन किया था कि उन्होंने कब खोली, और उसके बाद फ्रांसीसियों की भी दी। तीनों की डेट हमने याद भी की थी। तो सबसे पहला मछलीपट्टनम में 1605 में खोला था। ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें पुलीगढ़ है 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, 1641 में, करीकाल में 1645 में, और चिंसुराह में 1653 में, और कासिम बाजार की फैक्ट्री 1658 में 1658 में खोली गई थी। ठीक है ना, सारी डेट यहाँ पर आपको दे दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तीनों ही कथन कर्नाटक के युद्ध से संबंधित हैं। पहला कथन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को बांडीवास की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था। तीसरा कथन दिया गया है, पेरिस 1763 की संधि के अनुसार फ्रांसीसी को केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि 1740 से 1750 तक थी। तो अब यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, चारों ही कर्नाटक के 3 युद्धों से संबंधित हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच। इनकी पृष्ठभूमि कुछ अलग थी, मतलब कि इनका जो मेन कारण था वो कहीं और देखा जाता, लेकिन तात्कालिक कारण भारत में हुआ। इसको हमने डिटेल वाले वीडियो में देखा भी है। अब यहाँ पर जैसे पहला कथन दिया गया है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को बांडीवास की लड़ाई कहते हैं, तो ये वाला कथन गलत दिया गया है, क्योंकि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था और वहाँ से फ्रांसीसी सेना का पतन हो गया। फ्रांसीसी सेना को, मतलब एक तरीके से कहें, फ्रांसीसी शक्ति भारत में ख़त्म सी ही हो गई, क्योंकि बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से अंग्रेजों से हार चुकी थी। ठीक है, अंग्रेजों की जीत हो चुकी थी और बांडीवास की जो लड़ाई है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी। उसको ही तृतीय कर्नाटक का जो युद्ध है उसको ही कहा जाता है बांडीवास की लड़ाई। ठीक है, और हर एक युद्ध के बाद एक संधि भी हुई थी। अब जैसे कि दूसरा कथन दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था, तो ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर हो रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में कुछ प्रतिद्वंदिता थी, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसका विस्तार हो गया भारत में और ये कर्नाटक के पहले युद्ध के रूप में सामने आया। तो दूसरा कथन सही दिया गया है। तीसरा कथन दिया गया है आपको संधि के रूप में। तो संधि, जब पेरिस की संधि हुई 1763 में, तो वहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि फ्रांसीसी को केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई। मतलब अब वो विस्तार नहीं कर सकते, अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं कर सकते, और सारी चीज़ें भी, दखल अंदाजी और चीज़ों में भी भारत में नहीं कर पाएंगे। ये संधि में डिसाइड किया गया। चौथा कथन दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि, तो ये गलत दी गई है, 10 साल बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल गलत डेट दी गई है। इसको हम आगे भी देखते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। अभी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 4 गलत है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला आपको चुनना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका पहला और चौथा गलत हो जाएगा, बाकी आपके दूसरे और तीसरे सही दिए गए हैं। पहला कथन गलत क्यों है, पहले ही बता दिया, क्योंकि तीसरा कर्नाटक युद्ध बांडीवास की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक चला था। यह यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार था। 1748 में एला शापल की संधि हुई थी। एला चैपल या फिर एला शापल भी कहा जाता है, इसकी संधि के साथ ये समाप्त हो गया था। फिर दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ 49 से 54 तक। अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन यह दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति को अंग्रेजी में कमज़ोर कर देता है, अंग्रेजी सेना में कमज़ोर कर देता है। मतलब कि फ्रांसीसी शक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होती ही जा रही थी। अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, यहाँ पर पांडिचेरी की संधि हुई थी। पांडिचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी सेना का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ, थोड़ा सा ये लोग जीत गए। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो अधिकार या फिर जो क्षेत्र जिसके पास है, मतलब फ्रांसीसियों के पास जो क्षेत्र है उनके पास वही रहेंगे, अंग्रेजों के पास जो क्षेत्र है वो उनके पास रहेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चली यहाँ तक। फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध हो गया 58 में और ये 63 तक चला। यहीं पर हो गई बांडीवास की लड़ाई। बांडीवास का युद्ध हो गया 1760-61 में। यूरोप में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की एक गूंज पेरिस संधि 1763 में यहाँ पर हुई, और जब पेरिस संधि के साथ ये बांडीवास की लड़ाई खत्म हुई या फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध खत्म हुआ, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि फ्रांसीसी को केवल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
और बस्तियों की किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब अब ये बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर पाएंगे, अब सिर्फ व्यापार करें, आएँ और जाएं, ये वाला काम रह गया था। ठीक है ना। तो ये कर्नाटक के 3 युद्धों की कहानी थी। डिटेल वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर और सारी चीज़ों को आपको जो है कवर किया गया है और टॉपिक एक एक पॉइंट की वाइज आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था और बाद में उसने बहादुर शाह की उपाधि ली। दूसरा कथन दिया गया है, खफी खान शाह ए बेखबर को बहादुर शाह की उपाधि दी गई। तीसरा कथन दिया गया है, बहादुर शाह ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों मुअज्जम खां, मोहम्मद आजम और काम बख्श की हत्या कर दी। तो मुगलों में अक्सर ये रहता ही था कि एक जो बेटा है, पुत्र जो है, वो अपने पिता की हत्या कर देगा, ठीक, उनको मार डालेगा। किसके लिए? तख्त के लिए, शासन के लिए, राजा बनने के लिए। तो ये इनका चलता रहता था। अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, सही कथन ही बताना है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आइए इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। स्पष्टीकरण में आपको दिया गया है पहला पॉइंट, बहादुर शाह 1707 से 1712 तक उत्तराधिकार के लगभग 2 साल के लंबे युद्ध के बाद औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम सम्राट बने, जिन्होंने बहादुर शाह की उपाधि ली। अब ये जो दौर था ना, ये वाले जो राजा हुए औरंगजेब के बाद वाले राजा, इनको बाद वाले जो राजा हैं इनको कमज़ोर शासकों की श्रेणी में गिना जाता है। आपको कल ही के वीडियो में क्लियर किया था कि औरंगजेब तक तो सभी शासक अच्छे थे, मतलब अच्छा खासा इन्होंने मुगल साम्राज्य को फैलाया और और भी जो विद्रोही होते हैं या फिर कहें बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे भी रक्षा की, अपने क्षेत्रों की, साम्राज्य को भी फैलाया, मनसबों का भी विकास किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें सही थी। औरंगजेब की कुछ नीतियाँ ऐसी आई जहाँ से पतन होना शुरू हुआ, लेकिन औरंगजेब के समय भी मुगल साम्राज्य अच्छी व्यवस्था में था, अच्छी खासी स्थिति में था, सुदृढ़ था। लेकिन इसके बाद जो शासक आए, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद जब जो शासक आए वो सब कमज़ोर शासक थे। उनके बाद मुगल साम्राज्य जो है सही नहीं रहा और पतन की दिशा में बढ़ता गया और फिर 1858 में 1858 में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। घोषणा कर दी गई कि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका है। तो धीरे धीरे करके जो राजा थे वो पतन की ओर ले गए मुगल साम्राज्य को। तो ये बहादुर शाह उसमें पहले राजा थे। बहादुर शाह जो बने, मुअज्जम जिनका नाम था, ये पहले शासक थे। इसके बाद बहादुर शाह जफर जो है अंतिम 1857 की क्रांति में जो थे वो अंतिम शासक थे। ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको पढ़ाई भी थी, सारे क्रम से बताया भी था कि कौन सा राजा कब आया। तो यहाँ पर इन्हें बाद में बहादुर शाह कहा गया। उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने जो भाई थे मोहम्मद आजम और काम बख्श की हत्या कर दी थी। खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि भी दी थी। तो ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। तीसरा कथन दिया गया है, मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक था। और चौथा कथन दिया गया है, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये कथन काफ़ी फेमस है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा कथन सही है। आपका ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी और मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के समय मुगल शासक रहा। इससे संबंधित डिटेल देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। नासिर उद दीन मोहम्मद शाह, इनका जन्म जो है रोशन अख्तर के रूप में हुआ था 7 अगस्त 1702 से 16 अप्रैल 1748 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी 1748 में मृत्यु हो गई। 1702 में इनका जन्म हुआ। 1719 से 1748 तक ये मुगल सम्राट रहे। करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को हुई। तो इस समय ये यहाँ के क्या थे, शासक रहे, नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। अब इनका नाम यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद शाह दिया गया है और इनका पूरा नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है। तो ये लड़ाई के समय थे। दूसरा कथन दिया गया, अजीज उद्दीन आलमगीर 6 जून 1699 से 29 नवंबर 1759 तक इनका रहा। 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक 1759 तक भारत की ये मुगल सम्राट रहे। वह जहांदार शाह के पुत्र थे। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 23 जून 1757, ये डेट एग्जाम में बहुत पूछी गई है। तो इस समय बंगाल के नवाब और उन्होंने फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर इस समय ये रहे।
और ये डेट जरूर याद रखें प्लासी की युद्ध की। इसके बाद तीसरा कथन दिया गया, अकबर द्वितीय जो है इन्होंने राजा जो राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम ही राजा राम मोहन राय के नाम से आप सब जानते हैं। आधुनिक भारत का प्रणेता इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा मेंशन जरूर ध्यान रखें, अकबर द्वितीय हैं ये, अकबर वो वाले अकबर नहीं है, ठीक है। शहंशाह जो अकबर हैं जिनको आप देखते हैं वो वाले अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय हैं। 1806 से 1837 तक ये रहे। इसके बाद अली गौहर 25 जून 1728 में जन्म होता है। 19 नवंबर 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से शाह आलम द्वितीय के रूप में इनको जाना जाता है और 16वें मुगल सम्राट और आलमगीर द्वितीय की ये पुत्र थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय ये रहे। 14 जनवरी 1761 को ये लड़ाई हुई थी। अब ये डेट भी एग्जाम में पूछी है, कई सारे पीसीएस एग्जाम ये डेट पूछ चुके हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई की जो युद्ध है उसकी डेट पूछ चुके हैं, जैसे एमपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर अफगान शासक जो था अहमद शाह अब्दाली और उनके सहयोगियों की मराठा और सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। तो मतलब जो अहमद शाह अब्दाली था उनके सहयोगी थे, इनकी मराठाओं के साथ युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी यहाँ पर, तो उसके समय ये यहाँ पर रहे। कब से कब तक? शाह आलम द्वितीय, इनका कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहला कथन दिया गया है, प्लासी की जो लड़ाई है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई, तो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि किसके समय लड़ी गई? यहाँ पर अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय के साथ थी। इसके अलावा पहला कथन आपका क्यों गलत है? पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई, तो ये अपोजिट दे दिया। क्यों? ये शाह आलम द्वितीय के समय थी, शासक शाह आलम द्वितीय के समय लड़ी गई थी। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रंजीत सिंह ने अमृतसर के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। अमृतसर की संधि हुई थी, इस पर किसके साथ हस्ताक्षर हुए थे? तो रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और रंजीत सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमृतसर की संधि ये काफ़ी फेमस संधि है, जानी मानी संधि, इसकी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अमृतसर की संधि 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखें, 1809 में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और तीसरा कथन दिया गया है, बरेली, जो वर्तमान बरेली है उसको रोहिलखंड क्षेत्र में गिना जाता है। मतलब बरेली का जो झुमका सुनते हैं, बरेली की बर्फी या फिर कहें, ये रोहिलखंडी क्षेत्र में आती है। ये आपको यहाँ पर कथन दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही दिया गया है, तीसरा कथन आपका गलत दिया गया है, क्योंकि बरेली रोहिलखंड में नहीं आता है। रोहिलखंड का नाम ये सच है कि फारसी शासक के नाम पर रखा गया था। और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अभी वर्तमान मध्य प्रदेश, उस समय महाभारत में मध्य प्रदेश कहते होंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उस समय का मध्य प्रदेश मध्य देश, और अभी जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता था, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी भी अगर बुंदेलखंड क्षेत्र को आप देखें तो कुछ आपको मध्य प्रदेश का भाग दिखेगा, कुछ उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले आ जाते हैं, जैसे कि आपका झांसी है और जालौन है, ये यहाँ तक का एरिया पूरा आपका बुंदेलखंड में आता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रोहिलखंड भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र है, जिसका नाम रोहिला अफगान जनजातियों के नाम पर रखा गया है। इस क्षेत्र को हिंदू महाकाव्य महाभारत में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। रोहिलखंड से अलग उपनगर बरेली, रामपुर, रुद्रपुर, पीलीभीत, खुटार, शाहजहांपुर, बुदौन और ककरौला हैं। तो ये अलग है, रोहिलखंड क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे आपको। बरेली, पीलीभीत, ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण नहीं किया था। जयपुर में, मथुरा में, ग्वालियर में, वाराणसी में। तो इन्होंने कई सारी खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी, ठीक है, जिसको जंतर मंतर भी कहते हैं, राजा सवाई जय सिंह ने। अब इन्होंने कहाँ कहाँ पर बनवाई थी और कहाँ पर नहीं बनवाई थी? प्रश्न में पूछा गया कहाँ नहीं बनवाई थी, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि कहाँ पर बनवाई थी। तो इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं को बनवाया था। जयपुर में वेधशाला है, मथुरा में भी है, वाराणसी में भी है, ग्वालियर में नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर में वेधशाला नहीं है। अब इसकी जानकारी और देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पहले भाग में सवाई जय सिंह ने, जो जयपुर के राजा थे, ठीक है, सवाई जय सिंह
राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, गुलाबी शहर और 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। इन्होंने गुलाबी शहर यानी कि जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यहीं के ये राजा थे। इनके द्वारा 5 खगोलीय वेधशालाओं को बनवाया गया था। दिल्ली में बनी थी, जयपुर में बनी, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में, ठीक है ना। तो एक ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जयपुर राजस्थान में है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उन्हें खगोल विज्ञान के अध्ययन में लोगों की मदद करने के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक टाइम टेबल का एक सेट भी तैयार किया था। इनको खगोल विज्ञान में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिन स्थानों पर जंतर मंतर बनाया गया था, ठीक है। तो ये वेधशालाओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ये 5 ही जगह याद रखनी है, 5 के 5 नाम याद रखने हैं, ताकि अगर एग्जाम में कैसे भी प्रश्न बने वो आपसे बन जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।